फीमेल गैमेटोजेनेसिस में हमने देखा कि कैसे फीमेल गैमीट बने। एक्चुअली अभी फीमेल गैमीट कंप्लीट बना भी नहीं है। अभी जो ओवम रिलीज हुआ है वो वाकई में सेकेंडरी oocyte सेल है और इसने केवल मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट किया है। इतना तो समझ में आ रहा है। अभी ओवम सही ढंग से कंप्लीट उसका मियोसिस सेकंड भी नहीं हुआ है, लेकिन इतनी कहानी हमने फीमेल गैमेटोजेनेसिस में समझी। और मैंने कल भी बताया था कि आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू होगा वो होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखते हैं क्या इसमें इम्पोर्टेंट है और क्या इसमें समझ में आता है। फीमेल के अंदर जो भी इवेंट हैं, फीमेल के अंदर जो इवेंट हैं गैमीट बनाने की, कि कैसे एक प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होते 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 ग्रेफियन फॉलिकल में बदलेगी और कैसे उसमें जो उगोनिया सेल है जो प्राइमरी oocyte बन गई थी वो कैसे आपके सेकेंडरी oocyte बनती है, और यहाँ यूटेरस के अंदर भी कैसे मॉडिफिकेशन आते हैं, हार्मोन्स के अंदर कैसे मॉडिफिकेशन आते हैं। ये सभी प्रोसेस एक साइक्लिक वे में देखने को मिलती हैं फीमेल के अंदर। पुबर्टी एज से ये साइक्लिक इवेंट शुरू होती हैं और पर साइकिल अगर हम बात करते हैं तो पर साइकिल वन ओवम इज प्रिपेयर्ड बाय फीमेल। तो ये जो साइक्लिक इवेंट है ये समथिंग अबाउट एक साइकिल कंप्लीट होने में टाइम लगता है 28 डेज। ये एक एवरेज टाइम पीरियड है, एग्जैक्ट नहीं होता, डिपेंड करता है फीमेल की हेल्थ के ऊपर, फीमेल के न्यूट्रिशन के ऊपर। एक एवरेज अगर हम बात करते हैं तो जो इवेंट्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द हार्मोनल चेंज, जो इवेंट्स होती हैं एक सिस्टमेटिक वे में, वो एक साइकिल कंप्लीट होने में लगता है समथिंग अबाउट 28 डेज। क्या होता है इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आखिर साइक्लिक इवेंट में कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है समझना। नंबर वन, जब भी साइक्लिक इवेंट जब 28 डेज वाली होती हैं तो नंबर वन वहाँ चेंज आता है यूटेरस के अंदर। यूटेरस के अंदर मैंने 3 लेयर बताई थी और सबसे अंदर की लेयर जो है एंडोमेट्रियम, इस लेयर में चेंज आता है। देखिए आपकी दिमाग में अगर ये कंसेप्ट रहेगा कि ड्यूरिंग द साइक्लिक इवेंट कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज आएगा तो ये टॉपिक आपका बहुत आसान, इजी और समझ में भी आएगा। सबसे पहले यूटेरस को थोड़ा ध्यान में करेंगे कि यूटेरस में चेंज आता है। दूसरा हम बात करेंगे तो फॉलिकल में चेंज आता है। फॉलिकल ग्रो करती है ड्यूरिंग द साइक्लिक इवेंट और कैसे कैसे क्या क्या फॉलिकल बनती जाएगी वो हमको समझ में आना चाहिए। तीसरा हम बात करेंगे जो आपके प्राइमरी oocyte सेल जो पुबर्टी एज में मौजूद है प्राइमरी फॉलिकल में, वो कैसे ओवम कहाँ पर बनाती है, ओवम कहाँ पर रिलीज होता है, इसके ऊपर भी हमको ध्यान देना होगा। 3 चीज समझ में आई। तो फॉलिकल और जो प्राइमरी oocyte है, इनके अलावा जो ओवरी के हार्मोन हैं, ओवरी हार्मोन्स, ओवरी खुद हार्मोन भी बनाती है, ये सब चेंज आ रहे हैं ओवरी के अंदर। और साथ ही साथ हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो भी हार्मोन बनाता है LH और FSH, LH और FSH। तो ये वो 3 पार्ट हैं अलग अलग जो एक कोऑर्डिनेट वे में आपस में मिलकर सिस्टमेटिक एक साइकिल कंप्लीट करते हैं। यूटेरस में मॉडिफिकेशन आएंगे, ओवरी के अंदर मॉडिफिकेशन आएंगे
और पिट्यूटरी के अंदर मॉडिफिकेशन आएंगे। ठीक है, ये 3 चीज पे हम लोग खास तौर पे ध्यान रखेंगे पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। जब एक फीमेल पुबर्टी एज पे पहुंचती है, पुबर्टी एज पर पहुंचती है, तो जब फर्स्ट उसके ये साइक्लिक इवेंट्स स्टार्ट होते हैं, उसको एक नाम दिया गया है, उसे मीनार्च नाम दिया गया है, मीनार्च। ठीक है, ये नाम 1 नंबर में कई बार पूछ लिया गया था। फीमेल के अंदर ये सभी साइक्लिक इवेंट पुबर्टी एज से शुरू होते हैं और समथिंग अबाउट 50 ईयर्स तक ही ये चलते हैं, बाद में ये साइक्लिक इवेंट रुक जाते हैं। शायद हार्मोन्स उस वक्त इन सभी साइकिल को स्टॉप कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फीमेल के अंदर जो ओवम बनाने की प्रोसेस है वो पुबर्टी एज से शुरू होती है और वो समथिंग अबाउट 50 ईयर्स तक ही वो फीमेल गैमीट बना सकती है, उसके बाद वो गैमीट नहीं बना सकती। जबकि मेल के अंदर एक बार पुबर्टी एज से गैमीट बनाना शुरू होता है तो थ्रू आउट लाइफ मेल गैमीट बना सकता है। इज दैट क्लियर? जो लास्ट साइक्लिक इवेंट होगा 50 ईयर्स के आसपास, जो लास्ट साइक्लिक इवेंट होगा उसको हम मेनोपॉज के नाम से जानते हैं, मेनोपॉज। तो ये 2 हैं मेनोपॉज। हम कह सकते हैं कि एक फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स मीनार्च से शुरू होकर मेनोपॉज तक काम करती हैं। दैट्स ऑल। 2 शब्द दिमाग में आ गए, मीनार्च टू मेनोपॉज। Every after 28 days, the cycle will repeat and the modification in the uterus, modification in the ovary and modification in the hormones will take place during the each cycle in a systematic way. देखते हैं क्या होता है, एक साइकिल कहाँ से शुरू होता है और क्या होता है। तो इसके लिए आपको समझना होगा, सपोज हम एक साइकिल की शुरुआत यहां से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 14 एंड डेट ये 20 और ये 28 एंड देन फिर हम बात करेंगे। सपोज यहां से लेकर यहां तक एक साइकिल चलता है, ये मैंने क्या बनाया, डे। तो डे फर्स्ट कौन सा माना जाता है एक साइक्लिक इवेंट का? एक्चुअली डे फर्स्ट उस डे को काउंट करते हैं जब यूटेरस के अंदर मॉडिफिकेशन शुरू होते हैं। क्यों होते हैं वो भी जान लीजिएगा, मैं सभी चीज थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। आपको इतना थोड़ा सा मैं एक डायग्राम शो करता हूं। ये यूटेरस है थ्रू द सर्विक्स और ये इसके अंदर एंडोमेट्रियम लेयर है, ये एंडोमेट्रियम लेयर है। यहाँ पर ओवरी है, इधर भी ओवरी है। तो यहाँ पर जितनी भी प्राइमरी फॉलिकल हैं उनके अंदर चेंज आएगा, यूटेरस के अंदर चेंज आएगा और जो हार्मोन्स हैं उनके अंदर भी चेंज आएगा। ठीक है, तो डे फर्स्ट जो होता है उसके अंदर ये जो एंडोमेट्रियम का जो थिकनेस है, ये थिकनेस धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। हम कहेंगे एंडोमेट्रियम डीजेनरेट होना शुरू करती है। एंडोमेट्रियम जैसे ही यहाँ डीजेनरेट होती है along with membrane and blood, these membranes come out from the body and it will be the signal indication of the day first. So day first to day 3 or 4, day first to day 3 or 4, this endometrium membrane will completely removed from the uterus. So it is called मेंसस फेज। इसको क्या बोलते हैं? मेंसस फेज।
इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, 1 to 3 या 4 डेज जो भी है। तो यहां पर जो भी आपके एंडोमेट्रियम की थिकनेस थी वो धीरे धीरे कम होती है और डे 3 और 4 को ये एकदम मिनिमम लेवल पे आ जाती है। और यहाँ अलोंग विद ब्लड, ये हम इसको मेंसेस फेज बोल सकते हैं। डे फर्स्ट ये कंडीशन रहेगा, एंडोमेट्रियम की थिकनेस इतनी रहेगी जो 3 और 4 डेज तक लगभग मिनिमाइज हो जाती है। पहले मैं यूटेरस का मॉडिफिकेशन दिखा रहा हूं, ये मेंसेस फेज हुआ। इसके बाद ये जो एंडोमेट्रियम है अब ये फिर से नई बनना शुरू होती है, फिर से नई बनना शुरू होती है, जो 14th डेज के आसपास काफी बन जाती है और इसके बावजूद भी और ग्रो करती है लगभग 18 to 20 डेज। 28 डेज के आसपास तक ये लगातार अपना थिकनेस इंक्रीज करती है, इसकी थिकनेस बढ़ती जाती है। एंडोमेट्रियम के अंदर नई नई मेम्ब्रेन बनती हैं, ब्लड कैपिलरीज का डेंस नेटवर्क बनता है। क्यों? क्योंकि ये एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी है। जब जाइगोट बनेगा तो उसका कंप्लीट न्यूट्रिशन इसी लेयर को करना होगा, इसलिए इसको एकदम फ्रेश, थिक, स्पॉन्जी अलोंग विद ब्लड इसको बनाना बहुत जरूरी है। तो ये जो आपके थिकनेस लगातार बढ़ती चली जा रही है, कोई भी चीज जब लगातार बढ़ती है तो उसको हम प्रोलिफेरेटिव फेज बोलते हैं। प्रोलिफेरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज में लगातार इंक्रीजमेंट होना। एक जनरल शब्द है, बायोलॉजी का भी शब्द आप बोल सकते हैं, प्रोलिफेरेटिव फेज। तो पहले तो मेंसेस फेज हुआ यूटेरस में, इसके बाद क्या हुआ, प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज हुआ, ठीक है। और इसके बाद प्रोलिफेरेटिव फेज हुआ और मान लीजिए यहां ये 14th को हमने बताया था ओव्यूलेशन होता है। ये थोड़ा मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल थोड़ा सा दिमाग में डालो कि 14th को ओव्यूलेशन होता है। अगर ये जो ओवम है, इस ओवम का अगर फर्टिलाइजेशन होगा, अगर जाइगोट बनेगा, तो ये थिकनेस लगातार 9 मंथ तक बनी रहेगी। अगर नहीं होता तो आफ्टर 20 डेज नाउ ये मेंटेन रहेगी, 28 तक भी मेंटेन रहेगी, लेकिन 28 के बाद फिर से वही मेंसेस फेज शुरू हो जाएगी जो यहां पर हो रही थी, ये वाली। ये जो मेंसेस फेज है इट विल डीजेनरेट एंड द नेक्स्ट साइकिल आफ्टर 21 डेज आप देखेंगे 1 2 3 इट विल कन्वर्ट लाइक दिस। तो केवल यूटेरस में 2 फेज आई, एक मेंसेस फेज जब वो डीजेनरेट हो रही थी, और जब वो नई बन रही थी तो नाम दिया प्रोलिफेरेटिव फेज। इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन आफ्टर 28 डेज इट विल डीजेनरेट। क्यों डीजेनरेट हुई अभी थोड़ा सा आगे समझ में आएगा। फिलहाल आपने देखा कि यूटेरस में साइक्लिक इवेंट के दौरान क्या मॉडिफिकेशन होता है, जो थिकनेस है एंडोमेट्रियम की वो लगातार चेंज होती है। 1 to 3 और 4 डेज इट विल डीजेनरेट एंड आफ्टर 4 डेज इट विल कंटिन्यूअसली इंक्रीज इन द थिकनेस। तो ये एक आपको यूटेरस के मॉडिफिकेशन समझ में आना चाहिए, ठीक है। मुझे लग रहा है ये समझ में आया होगा। अब ये यूटेरस के मॉडिफिकेशन में फिलहाल हटाता हूं, क्योंकि मुझे अब मॉडिफिकेशन बताना है फॉलिकल का। देखिए ओवरी यहां पे जो मौजूद हैं, ये जो ओवरी मौजूद हैं, इनके अंदर कोई भी एक फॉलिकल डे फर्स्ट से, ये एक फॉलिकल है, ये आपके प्राइमरी oocyte है और ये ग्रेनुलोसा सेल है और ये आपके प्राइमरी फॉलिकल है। प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल डे फर्स्ट से ग्रो करना शुरू करती है। कोई भी एक ओवरी की कोई भी एक फॉलिकल
ग्रो करना शुरू करती है फ्रॉम द डे फर्स्ट। जैसे ही मेंसेस शुरू होता है कोई ना कोई एक नई फॉलिकल ग्रो करना शुरू कर देती है, और ये फॉलिकल ग्रो करते करते ये सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगी, सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगी, फिर ये ग्रो करते करते टर्शरी फॉलिकल बनाएगी जिसमें एक एंट्रम बन जाएगा, और 14th डेज को ये ग्रेफियन फॉलिकल भी बन गई 13-14 में, और 14 को LH सर्ज हुआ जिसके कारण ओवम रिलीज हुआ, ओवम बाहर आया 14th डेज। मान लीजिए ये साइक्लिक इवेंट किसी फीमेल में 30 डेज का हो रहा है, तो वहां एग्जैक्ट मिड पॉइंट क्या रहेगा, 15th डेज को ओव्यूलेशन जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां एग्जैक्ट अगर ये 28 डेज हम एवरेज मान रहे हैं तो 14th डेज इज द टाइम पीरियड फॉर रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल, एंड आफ्टर ovulation now this Graafian follicle convert into corpus luteum, and in absence of fertilization it will start to degenerate and it will destroyed. At the time of 28 days it will destroyed, nothing is there. तो ये फॉलिकल कहाँ है, फॉलिकल है ओवरी के अंदर, ये बदल रही है, ये प्राइमरी थी, सेकेंडरी हो गई, टर्शरी हो गई, ग्रेफियन बन गई, ओवम निकल गया, कॉर्पस ल्यूटियम बनी और फिर फाइनली डिजेनरेट हो गई। सो दीज आर साइक्लिक चेंजेज इन द ओवरी। अब ये फॉलिकल का जो सीक्वेंस है, ये जो आपको सीक्वेंस आ रहा है, इनको क्या नाम दिया गया ये थोड़ा सा हमको जानना है। डे फर्स्ट से जो फॉलिकल ग्रो कर रही है और ये यहां तक लगातार ग्रेफियन फॉलिकल तक जो इंक्रीजमेंट हुआ, जो ग्रोथ हुआ, इस पूरी फेज को हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। एक्चुअली ये फॉलिकल का टाइम है जिसमें फॉलिकल लगातार ग्रो कर रही है, फॉलिकुलर फेज। 14th डेज को जिस दिन ओवम रिलीज हुआ उसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज। और ओव्यूलेशन होने के बाद जब अब यहां से लेके यहां तक क्या है, ये कॉर्पस ल्यूटियम बन चुकी है, इसलिए इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। तो हम कह सकते हैं कि जब यूटेरस के अंदर मेंसस फेज और प्रोलिफेरेटिव फेज हो रही है, उसी वक्त ओवरी के अंदर फॉलिकल का ग्रोथ हो रहा है, और फॉलिकुलर फेज के बाद ओव्यूलेटरी फेज आई, और ओव्यूलेटरी फेज के बाद ल्यूटियल फेज आई। अलग अलग जगह ये मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, साइकिल एक ही है, यूटेरस में भी चेंज हो रहे हैं एज वेल एज ओवरी के अंदर फॉलिकल में भी चेंज हो रहे हैं। बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो फॉलिकल का जब हम बात करेंगे तो हम लिखेंगे फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड देन ल्यूटियल फेज। जब हम एक एंडोमेट्रियम की बात करेंगे तो हम लिखेंगे मेंसस फेज और हम लिखेंगे प्रोलिफेरेटिव फेज, प्रोलिफेरेशन हो रहा है। आई थिंक ये दोनों चीज आपको समझ में आई होंगी। ग्रोइंग फॉलिकल प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगी, सेकेंडरी से टर्शरी बनेगी, टर्शरी में जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ग्रेफियन बन जाएगी, और ग्रेफियन से जब ओवम रिलीज होगा, ओव्यूलेशन होगा, फिर उसके बाद वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाएगी। ये बहुत सारी बातें मैं पुरानी क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए आसानी से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब चलिए थोड़ा हार्मोन्स की कहानी समझें। तो हार्मोन्स की कहानी समझने के लिए मैं ये डे वाला कंसेप्ट तो रखता हूं सुरक्षित, और ये थोड़ा सा हटा देता हूं। ठीक है, यहां पर मैं ये 28 डेज बात किया। देखिए, आपने गौर किया होगा कि प्राइमरी फॉलिकल के पास ग्रेनुलोसा सेल थी, सेकेंडरी फॉलिकल के पास और ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल थी,
टर्शरी के पास और ज़्यादा ग्रेनुलोसा सेल थी और ग्रेफियन के पास सबसे ज़्यादा ग्रेनुलोसा सेल थी और ओवम बस निकलने को ही तैयार है। ये कहानी थी आपके ग्रोइंग फॉलिकल की। मैंने आपको बताया कि ओवरी से जो ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, ईस्ट्रोजन ओवरी से, वो कहाँ से निकलता है? ग्रोइंग फॉलिकल की इन ग्रेनुलोसा सेल से ही तो निकलता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन कहां से निकलता है? ग्रोइंग फॉलिकल। फॉलिकल जितना ग्रो करेगी ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल उतना ही बढ़ता चला जाएगा। सबसे हाईएस्ट पीक कहां पे आएगा ईस्ट्रोजन का? एट द टाइम ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, जब ओवम रिलीज हो रहा है उस वक्त मैक्सिमम लेवल रहेगा ईस्ट्रोजन का। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा ईस्ट्रोजन का। यहां से धीरे 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 बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ और यहां पर एकदम से मैक्सिमम कर दो। बात समझ में आई? मैक्सिमम करने के बाद अगर ये फॉलिकल जो है इसका ओव्यूलेशन हो गया तो अब यहां फॉलिकल नहीं है बल्कि क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम बन गई, कॉर्पस ल्यूटियम हो गई। तो अब ईस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाएगा, ईस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाएगा। हालांकि इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ध्यान देना, इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन अब बाकी जो और अदर प्राइमरी फॉलिकल है वो अपना थोड़ा सा हार्मोन सिक्रेशन करेंगी तो इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा ऐसे करके। ठीक है, तो यहां पर ये आपका साइकिल जब कंप्लीट होगा तो ये बढ़ के वापस आ जाएगा और फिर से यही कंडीशन आ जाएगी। जो डे फर्स्ट की थी वही डे फर्स्ट की कंडीशन ये आ जाएगी इस तरह से। ये ईस्ट्रोजन हार्मोन मैंने बताया, ईस्ट्रोजन यहां पर मैक्सिमम क्यों हुआ? क्योंकि यहां ग्रेफियन फॉलिकल थी। उसके बाद डाउन क्यों हुआ? क्योंकि ग्रेफियन फॉलिकल फट गई, लेवल डाउन हो गया। थोड़ा सा क्यों बढ़ा? क्योंकि और जो बाकी प्राइमरी फॉलिकल है, देखिए ईस्ट्रोजन बिल्कुल खत्म नहीं होना चाहिए। ईस्ट्रोजन इज आल्सो एसेंशियल टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। अगर यहां ये कॉर्पस ल्यूटियम तो बन गया, अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है, अगर जायगोट बन जाता है, तब ईस्ट्रोजन कहां से आएगा? तो जो अदर जो प्राइमरी फॉलिकल है वो बोलेंगे चलो हम निकालते हैं, तो वो मेंटेन रहेंगी। अगर ये यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो फिर डाउन हो जाएगा। क्या दिक्कत है भाई? ओवरी के अंदर मैंने बोला है ये ईस्ट्रोजन कभी भी जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ तो लगातार आता ही रहेगा। ठीक है, ईस्ट्रोजन की कहानी समझ में आई। अब प्रोजेस्टेरॉन की कहानी समझो। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम यहां पे मैं कहूं शुरुआत में एकदम डाउन है, डाउन है, डाउन है, एक मेंटेन, एक थोड़ा सा मिनिमम लेवल भी नहीं है, लगभग डाउन है। जैसे ही ये कॉर्पस ल्यूटियम बनी इसका लेवल हाई हो गया और ये लेवल बढ़ता जा रहा है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बढ़ रही है। इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होना शुरू होती है तो ये वापस डाउन हो जाएगा और फिर से नॉर्मल उसी लेवल पे आ जाएगा जिस लेवल पे शुरू हुआ था। जहां से शुरू हुआ उसी लेवल पे आ जाएगा। तो ये आफ्टर ओव्यूलेशन इसका पीक वैल्यू देखने को मिलेगा। ये है आपका प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन कौन बनाता है? कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। प्रोजेस्टेरॉन कौन बनाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, दिमाग में याद रखिए, ग्रोइंग फॉलिकल ईस्ट्रोजन बनाता है और जब ग्रोइंग फॉलिकल फट जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम फिर प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। आई थिंक ये दोनों आपको हार्मोन्स का लेवल समझ में आया होगा और ये भी मालूम चला होगा इनका पीक वैल्यू आखिर ऐसा क्यों चेंज हो रहा है। अब तीसरा कंसेप्ट हमारा LH और FSH का क्या हो रहा है? जो पिट्यूटरी से आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं उसी साइकिल के दौरान, तो उनकी कहानी भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये बात कंफर्म हो गया कि मेंसेस फेज शुरू हुआ, मतलब पुराना साइक्लिक इवेंट तो अब खत्म हो गया, अब नया कुछ शुरू करना है। तो LH और FSH ये पिट्यूटरी से लगातार निकलते ही रहते हैं, कभी भी ये खत्म नहीं होते। तो ये मान लीजिए मैं FSH की बात करूंगा, FSH की अगर बात करूंगा तो इसका लेवल लगातार बना रहेगा। FSH तभी तो फॉलिकल ग्रो कर रही है।
ये FSH है जिसका लेवल लगातार बना है और ओव्यूलेशन के दौरान थोड़ा सा इसका मैक्सिमम पीक वैल्यू आएगा और फिर से ये बना रहेगा। ये कौन है? FSH। फॉलिकल यहां पर देखिए लेवल मेंटेन है, 0 यहां पर रहेगा इसका, तो ये लगातार मेंटेन होता ही रहेगा फॉलिकल, ये आपका मैक्सिमम जाएगा और फिर ये नॉर्मल बना रहेगा। ठीक ऐसे ही LH की भी कहानी है, LH भी आएगा, थोड़ा सा कम भी होगा लेकिन 14th को सबसे ज्यादा हो जाएगा, ये LH सर्ज बनाएगा, ये ध्यान रखना, ये है LH सर्ज। इसी के कारण तो ओव्यूलेशन हुआ था, मैक्सिमम पीक वैल्यू हो गया और उसके बाद ये भी लगातार बना रहेगा। देखिए पिट्यूटरी कभी काम खत्म नहीं करेगी, इस तरह से बना रहेगा। बस आपको तो ये बीच में दो पीक वैल्यू दिखा देना है, दैट इज LH एंड FSH। ठीक है, थोड़ा ये कम ज़्यादा वो पिट्यूटरी का अरेंजमेंट है, कोई खास ऐसा आप मत सोचिए, पिट्यूटरी अपना काम लगातार करती रहती है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ बंद करेगी। ये साइक्लिक इवेंट के अंदर इस तरह का चेंजेस आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल एक फीमेल के अंदर मेनार्च टू मेनोपॉज दिस साइक्लिक इवेंट ऑक्योर एवरी आफ्टर 28 days and in these events the modification in the uterus and modification in the ovary will take place along with the change in the hormones। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कि आखिर जब कॉर्पस ल्यूटियम बनी थी, जब कॉर्पस ल्यूटियम बनी थी तो उस वक्त प्रोलिफेरेटिव फेज में था एंडोमेट्रियम, प्रोलिफेरेटिव फेज में था। वो जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम खत्म होती गई आफ्टर 20 डेज, जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम खत्म होती गई, हम कहेंगे वहां प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल भी खत्म होता चला गया। ऐसे ही हुआ था ना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन वो हार्मोन है जो उस एंडोमेट्रियम को बनाए रख सकता है। ये एंडोमेट्रियम कभी भी खत्म नहीं होगी अगर प्रोजेस्टेरॉन मिलता रहेगा। मतलब अगर कॉर्पस ल्यूटियम बनी रहेगी, अगर कॉर्पस ल्यूटियम बनी रहेगी तो एंडोमेट्रियम डिजेनरेट नहीं होगी। ये डिजेनरेट क्यों हुई, वापस मेंसस क्यों शुरू हुआ? क्योंकि जो कॉर्पस ल्यूटियम था वो धीरे धीरे डिजेनरेट हो गया और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कम हो गया, जिससे वो थिक स्पॉन्जी एंडोमेट्रियम फिर से मेंसस फेज में एंटर कर गई। इसका मतलब अगर एंडोमेट्रियम को लगातार मेंटेन करना है तो कौन सा हार्मोन होना बहुत जरूरी है? आंसर आएगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होना बहुत जरूरी है, प्रोजेस्टेरॉन। अगर फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, तो उस एंडोमेट्रियम को लगातार बने रहना जरूरी है। ये होगा तभी तो इम्प्लांटेशन यहां पे होगा, तभी तो ये ग्रो करेगा। अगर इस प्रेगनेंसी टाइम में इस हार्मोन का लेवल कम हो जाए तो ये डिजेनरेट होना शुरू हो जाएंगी और ये जो आपका प्रेगनेंसी मेंटेन हुआ ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। कई बार ऐसा फीमेल में होता है, उसका बॉडी में हार्मोन्स का लेवल कम होने लगता है और ब्लीडिंग शुरू होता है, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के इंजेक्शन लगाता है, फिर से एंडोमेट्रियम मेंटेन हो जाती है और प्रेगनेंसी को कोई नुकसान नहीं होता है। सो द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज आल्सो नोन एज द प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा मेंसस फेज क्यों शुरू हुआ? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल डाउन हो गया। क्यों डाउन हो गया? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो गई। कॉर्पस ल्यूटियम क्यों डिजेनरेट हो गई? क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था और पिट्यूटरी के FSH ने एक नई फॉलिकल का ग्रोथ शुरू कर दिया, इसलिए पुरानी फॉलिकल को खत्म करना पड़ेगा। ये पूरा सब कुछ लिंक है, सब कुछ कोऑर्डिनेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आई थिंक अब आप NCERT टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 50 पे जो डायग्राम बना है, अगर वो डायग्राम आप थोड़ा गौर से देखें तो अब आपको कोई यहाँ डाउट नहीं आना चाहिए। ये डायग्राम आपको कभी बनाना नहीं पड़ेगा एग्जाम में,
एग्जाम में ये डायग्राम नहीं बनाना, एग्जाम में ये डायग्राम खुद बन के आएगा और आपसे पूछेगा कि ये जो पीक वैल्यू आ रही है इसका नाम क्या है। आप इसको ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बोलेंगे या LH FSH बोलेंगे, एक तो ये थोड़ा दिमाग में डाल लेना, क्योंकि ग्राफ LH FSH के थोड़ा सा अंतर आएगा, लेकिन आपको पहचानना है LH FSH के कौन से हैं और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के कौन से हैं। दूसरा, आपसे कोई भी ये जो फॉलिकल आ रही हैं, इन फॉलिकल में इसका नाम A रख दिया, इसका B रख दिया, इसका C रख दिया, आपसे पूछेगा ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, या B और C में क्या डिफरेंस है, ऐसे भी पूछेगा। ये टर्शरी फॉलिकल है, ये ग्रेफियन फॉलिकल है, क्योंकि ग्रेफियन फॉलिकल से ही ओवम निकल रहा है। ये कॉर्पस ल्यूटियम है, इसको D बोल दिया, बोलेगा C और D में क्या डिफरेंस है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको उलझाने की कोशिश कर सकता है कोई भी एग्जामिनर। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपने डायग्राम एकदम सीरियसली इसको देखा, ऑब्जर्व किया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आएगा और आप आसानी से इसको टिक कर पाएंगे। ये फिर से बोल रहा हूँ, डायग्राम आपको खुद कभी नहीं शायद बनाना पड़ेगा। मैं शायद तो इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि क्या पता कोई सनकी दे दे, लेकिन ये डायग्राम खुद आपको देगा क्वेश्चन पेपर में और ABCD करके आपसे क्वेश्चन फ्रेम करेगा। एक एक नंबर में मीन आर्च मेनोपॉज क्या है वो आपसे पूछा जा सकता है और अलग अलग फेज पूछ सकता है। यूटेरस में फेज कौन कौन सी आती हैं? मेंसस फेज और प्रोलिफेरेटिव फेज। ओवरी में कौन कौन सी फेज आती हैं? वहां आती हैं फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज आती है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगला टॉपिक हमारा होगा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, तो वो मैं कल बात करूंगा।